नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सभी से अपील करें कि वो जांच कराएं और कोरोना से बचने में देश की मदद करें और संक्रमण को फैलने से रोकें। एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये अपील करता है कि अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच कराएं और कोरोना से बचने में अपना सहयोग दें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर 88 आतंकी समूहों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की ओर से जारी नामित सूची में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता व्हाइट हाउस कराची बताया गया है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच का मोर्चा संभाल लिया है और मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। सीबीआई टीम ने मुंबई में कई अहम लोगों से पूछताछ की है और सीबीआई की टीम केस के एक एक एंगल पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पूरी वारदात की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट में पहुंची और सीबीआई की टीम ने सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई इस वक्त हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। सीबीआई की फोरेंसिक टीम 5.5 घंटे के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर से बाहर निकली है और सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन और डमी टेस्ट भी किया है। इस दौरान मुंबई पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद थी। कोरोना काल में आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है और हर साल गणपति बप्पा के आगमन पर जोश और खुशी देखने लायक होती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल सड़कों पर जश्न का माहौल नहीं देखने को मिला। उसके बाद भी गणेश चतुर्थी को लेकर के भक्तों में उल्लास है और लोग अपने अपने घरों में गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर की, जहां पर गणेश उत्सव के मौके पर उनका पूरा परिवार पूजा अर्चना कर रहा है और इस दिन को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे अपने निवास स्थान पर पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर गणपति बप्पा की पूजा में मग्न नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आवास की है, जहां पर गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ विघ्नहर्ता की प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद है और बप्पा की भक्ति में वो लीन नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर दिल्ली से है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने निवास पर गजानन की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इसी को लेकर के अब तमाम नेता अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि बिहार में यह संभव हो पाएगा। किट और मास्क पहनकर बूथ पर पहुंचना मुश्किल है और कोरोना को लेकर के जिस तरह से डर है तो मौत और मत में किसको चुनेंगे लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह बिहार का जो सिचुएशन है, बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य में ये सब संभव हो पाएगा। कॉमनर और गरीब तबके के लोगों को इतना सारा चीज करके वो भले ही वोट देने नहीं जाएगा, लेकिन वो किट और मास्क लगा के बूथ पर पहुंचना मुश्किल है। और जिस तरह का लोगों में डर है, एक तरफ मौत दिखता है, दूसरी तरफ मतदान करना है, तो मौत और मत में किसको चुनेगा लोग? स्वाभाविक है कि मतदान कम हो जाएगा और इस तरह के गाइडलाइंस के जरिए मैं तो देखता हूं कि ये सरकारी चुनाव होके रह जाएगा।
बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि आप संक्रमण के शिकार नहीं होंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। कल मैंने डिटेल गाइडलाइन पढ़ी। अभी भी बहुत विसंगतियां हैं गाइडलाइन में, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, एम्बिग्विटी बहुत है। एक जगह लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अलग क्यों होगा, फिर कहते हैं दूसरी जगह कि उनके लिए पोस्टल बैलेट होगा। हमने कहा था कि पर पोलिंग स्टेशन 250 से ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि आप कह रहे हैं 6 फीट 2 यार्ड्स और ग्लव्स। एक बार सोच के देखें कि नॉर्मली हम लोगों को भी ग्लव्स पहनने में 2-3 मिनट लगता है, तो वो टाइम फैक्टर इन करना होगा। और मेरा मानना है कि चुनाव में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कैंपेनिंग, और वोटर पार्टिसिपेशन में बहुत डिस्कनेक्ट है। इनफैक्ट डोंट्स ज्यादा हैं इस गाइडलाइन में, डूज कम है। मेरा मानना है कि एक बार बिहार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए कुछ और कदम उठाने होंगे चुनाव आयोग को। और ये सुनिश्चित करना होगा, लोगों में ये भरोसा देना होगा कि आप संक्रमण के शिकार नहीं होंगे। और हमारे दल की एक और मांग है कि जैसे इस प्रक्रिया में आप पोलिंग ऑफिसर्स को, स्टाफ को या सिक्योरिटी पर्सनल को इंश्योर करने की अगर कोई पहलकदमी हो कि उनको हेल्थ का इंश्योरेंस दिया जाए, तो वो वोटर के लिए भी हो, क्योंकि बिना उनके बात नहीं बनती है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि ऐसा न हो कि 30-32% पर वोटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह के डोंट्स के हिसाब से तो उसे ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी प्रथम चीज होता है चुनाव के लिए। जीते हारे कोई भी वो अलग मसला। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियां देने के लिए राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश ला रही है। उन्होंने कहा है कि इस अध्यादेश को 26 अगस्त को विधानसभा में बिल के तौर पर पास किया जाएगा। और वहीं कोरोना संकट पर अपनी बात रखते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और वहीं SYL के मुद्दे पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि हरियाणा को पानी देने का आज उनका अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पानी के वितरण पर कदम उठाए और SYL नहर के निर्माण का काम पूरा हो। जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड है और विधानसभा का सेशन रिज्यूम हो रहा है 26 तारीख को, तो उसको बिल के फॉर्म में प्रदेश में हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन गवर्नर की थी कि राष्ट्रपति को भेजना है, उनको भी हम टेक केयर कर रहे हैं। और प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द कानून बनकर, अध्यादेश तो टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था युवाओं के लिए बने, उसके ऊपर हरियाणा सरकार काम करे। हेल्थ का एडवाइस था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जैसे एकदम स्पाइक कल 400 केसेस का आया है, उसको देखते हुए व्यवस्था को कंट्रोल में लाना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगले हफ्ते बैठकर एक बार चिंतन भी किया जाएगा और कैसे आने वाले समय में अगर स्ट्रिंजेंट मेजर उठाने पड़े या इसमें रिलैक्सेशन देनी पड़े, उसके ऊपर काम होगा। पर मैं ये मानता हूँ कि आज कहीं ना कहीं एक जो खतरा था कोविड का, वो कम नहीं हुआ, बड़ा है। और रिसेंटली जिस तरीके से इंडिया नंबर ऑफ केसेस के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आज हमें सबको मिलकर उसके ऊपर काम भी करना है और अपने सैनिटाइजेशन को और अपनी सिक्योरिटी को आगे रखते हुए आगे बढ़ना। आप क्या कह रहे हैं? आज उनका अधिकार नहीं है। एक ट्रीटी देश के अंदर साइन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रीटी के ऊपर प्रदेश सरकारों को चर्चा का मौका दिया है। हमारा तो पहला एजेंडा ये है कि निर्माण पूरा हो, सुप्रीम कोर्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करे, उसके ऊपर कदम उठाए जाए। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बारी बारी बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तान को हर साल पैसा देते हैं जब उनके वहाँ फ्लड आते हैं या नुकसान होता है। अगर उस पानी को हम चैनलाइज कर डाइवर्ट कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता पंजाब या हरियाणा की बात है, हम इस पानी को आगे राजस्थान तक भी
पर्याप्त मात्रा में पहुँचा पाएँ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फर्राटा धाविका दूती चंद को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि राज्य को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। एथलीट दूती चंद का कहना है कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे इतना बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है और इससे हम फिट तो रहेंगे ही, साथ ही देश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते जहां हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने 5 जिलों में शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अब लगा दिया है और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के फैसला लिया गया है। लेकिन गुरु की नगरी अमृतसर में सरकार की ओर से दिए गए नए आदेशों की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। जहां शनिवार को लॉकडाउन के दिन दुकानदारों ने तो दुकानें बंद रखी, लेकिन आम लोग और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो जारी रही। और वहीं इस बारे में जब हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो नियमों की उल्लंघना कर रहा है उनके चालान भी किए जा रहे हैं और अगर लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। देखो जी, सरकार वालों जो हिदायतां ने मानयोग कमिश्नर साहब के गाइडलाइन के मुताबिक इस लॉकडाउन की पालना वास्ते लोगों को असीं रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। जिथे लोग नहीं मनते असीं उन्हां दे खिलाफ चलान भी कर रहे हैं। ये तो आप जी को पता ही है कि कोविड-19 जिहड़ा बीमारी है काफ़ी लंबे अरसे तो पैर पसार रही है और दिन ब दिन वध रही है। इनू खत्म करने वास्ते लॉकडाउन सरकार वालों लगाया गया। सो ये सरकार की जिहड़ी हिदायतां हैं उन्हां दी पालना करवाई जाएगी। लोग प्यार नाल मनदे, अच्छी गल है, रिक्वेस्ट करांगे, अच्छी गल है, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ देखो जे बिना वजह बाहर आ रहे हैं तुहाडे सामने हुण चलान भी कीते, असीं उन्हां दे खिलाफ चलान भी करांगे ते मुकदमे भी दर्ज करांगे फर्दर। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? मेरी आप जी दे राਹੀਂ शहर वासियों ਨੂੰ ਇਹੀ अपील है मानयोग कमिश्नर साहब की हिदायतों के मुताबिक कि लोग इस बीमारी ਨੂੰ ठल पाने लई इहदे नाल हिंदी में लिखे 2 पेज के पत्र ने अंबाला पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है और सभी अलर्ट पर आ गए हैं। इस पत्र के पाकिस्तान से तार जोड़ते हुए हिंदुस्तान के अंबाला, दिल्ली, पंजाब और अयोध्या में बम से धमाके होने का जिक्र किया गया है। और बता दें कि अंबाला स्टेशन में कुछ दिन पहले ही राफेल की तैनाती की गई है और पत्र लिखने वाले ने अपना नाम मोनिका बताया है। ये पत्र एयरफोर्स अधिकारियों को सामान्य डाक से मिला है और हालांकि पुलिस की माने तो ये पत्र किसी ने शरारत कर लिखा है, लेकिन फिर भी पुलिस और खुफिया एजेंसी इसकी गहराई से जांच में जुट गए हैं। पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कि अंबाला, दिल्ली और 2-3 अन्य जगह का जिक्र था कि बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र था, जिसको हमने लेके और उसकी जांच हमने शुरू कर दी है। उसमें 2-4 नाम जो थे उनको वेरीफाई किया जा रहा है। उसमें एक यमुनानगर से था और एक जलंधर से था, जिनको कंसर्न अथॉरिटी को उसके लिए लिखा जा चुका है। और इस प्रकार पर उसको बड़ी सीरियस लेके, क्योंकि अम्बाड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है और सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, तो उसको हम थोड़ा सीरियस लेके जो भी इस पर कार्य उचित होगा वो किया जाएगा। राफेल के बाद ये सब ऐसा मामला आया, इस प्रकार की चिट्ठियाँ अम्बाड़ा में पहले भी प्राप्त होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि राफेल के उसमें ही आया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की चिट्ठियाँ अम्बाड़ा में प्राप्त होती थी। सर इसमें चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या क्या नाम इसमें मौजूद है? उसमें नाम अभी मेरे पास पूरी एप्लीकेशन वो नहीं है जिसमें क्या नाम है, लेकिन उसमें यही लिखा है कि इन बंदों के द्वारा कुछ फंडिंग हुई है और वो बम से उड़ा सकते हैं, इस प्रकार का। तो पुलिस इसको सीरियस लेके बिल्कुल सीरियस लेके हम जांच शुरू कर रहे हैं और उसमें जो भी नाम थे उनको वेरीफाई किया। पंचकूला के पिंजौर में देर रात नशे की हालत में धुत होकर के 2 महिलाओं के घर में घुसकर मारपीट करने का मामले में पुलिस ने होमगार्ड आईजी हेमंत कंसल को गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में पंचकूला के डीसीपी मोहित हांडा ने यह बताया है कि उन्हें पिंजौर थाना से 2 महिलाओं की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आईजी हेमंत कंसल को गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आईजी जो है होमगार्ड
उन्होंने जो है महिला के साथ बदतमीजी करी है, घर घुसकर, क्या इसमें कार्रवाई की गई अभी तक? ये मामला पिंजौर रतपुर कॉलोनी का है। रात को लगभग 9 से 10 के बीच में ये बताई जा रही है घटना। इस बारे में हमें 2 कंप्लेंट्स अलग अलग मिली हैं जी। जिसमें ये बताया गया था कि ये श्री हेमंत कलसन आईजी होमगार्ड्स, ये इनके विरुद्ध कंप्लेंट मिली थी कि नशे की हालत में ये एक घर में अंदर एंटर किए और एक युवती के साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की और गाली गलौज की। तो एक वो कंप्लेंट थी और उसके बाद कुछ समय बाद एक अन्य घर में भी वहीं पे रतपुर कॉलोनी में एक घर के अंदर घुसने के बारे में एक कंप्लेंट मिली और वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष के साथ मारपीट का मामला था। दोनों कंप्लेंट्स पे हमने जो है वो उनका संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज किया है और अभी अनुसंधान जारी है, उनको फॉर्मली अरेस्ट। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले शहर इंदौर का हाल बेहाल है। इंदौर में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इंदौर में पिछले 24 घंटे से मानसून की सक्रियता बनी हुई है और पिछले 24 घंटे में ही 12 इंच के आसपास बारिश हुई है। इस बारिश से पिछले 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बीच ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने जायजा भी लिया है। हम इंदौर के संजय गांधी नगर पर हैं, जहां पिछले 24 घंटे से भारी बारिश की वजह से इंदौर का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। निचली बस्ती होने की वजह से पूरा जल का प्रभाव जो है इसी बस्ती में आया है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से और कैसे दिक्कतों का सामना करना। लगातार 24 घंटे से भारी बारिश की वजह से करीब 11 इंच इंदौर में बारिश अभी तक दर्ज हो चुकी है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और जन सहयोग की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई इन्हें जन सहयोग है, ऐसा कोई जन नेता यहाँ पर आकर इनकी तकलीफों को अभी तक नहीं सुना है। जी बताएं किस तरह से क्या दिक्कत आ रही है? अरे हमें रात भर से परेशान हो रहे, पानी मतलब बिल्कुल भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा और यदि ऐसी बारिश होती रहेगी तो मतलब हम लोग क्या करेंगे घर में। और हमारे घरों में पूरा आधे आधे पंजे तक पानी है और न हमको चाय पानी की व्यवस्था न कुछ भी नहीं। पूरा अच्छा, अभी कोई ऐसा जन नेता यहाँ पर या लोकल पार्षद या प्रशासन कोई भी देखने नहीं आया। हम अकेले रात भर से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। आपने जो ये समस्या है, जो पानी का काफी भराव हो चुका है, आपने किसी को बताया है अभी तक? बताया नहीं। बताए थे कैसे? हम लोग ही इतने परेशान है। मतलब हमारे घर वाले व्यक्ति को यहाँ से मतलब ले जाके बाहर कमेटी हाल तक छोड़ने जा रहे हैं। मतलब घर में रहे कैसे हम? तो लोगों के घर के अंदर अगर पानी घुस गया है तो उन्हें कैसे कहाँ पे ले जाके? बच्चे बुजुर्गों को कमेटी हाल तक छोड़ा गया है और जो महिलाएं हैं अपने घर का सामान जो भी बचा कुचा है व्यवस्थित करा उन लोगों ने। और रात भर कोई सो नहीं पाया है, पूजा पाठ भी कुछ भी नहीं, कुर्सी में बैठ के पलंगों में बैठ के रात गुजारी है। काफी पानी का भराव हो चुका है। मतलब जो छोटे बच्चे की माँ होने मतलब
जिन्हें अभी अभी फिलहाल डिलीवरी हुई है, उन लोगों को हम ठेले में मतलब ले जाके कमेटी हाल तक छोड़ के आए हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और अगर ऐसी बारिश रही, बारिश बंद नहीं होगी तो हम लोगों के घर में बहुत ये जो समस्या ये हर साल यहाँ पर होती है कि हर साल यहाँ पे यही समस्या होती है। पानी के और सब बोलते हैं कि ये व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन व्यवस्थित कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं। हम लोग हमेशा हर बारिश में ऐसे ही परेशान होते हैं। यहाँ पे विधायक कौन यहाँ पे लगते हैं? रमेश बिंदोला। रमेश बिंदोला। आपने जन नेता हैं, विधायक हैं, आपने उनको शिकायत दर्ज की है समस्या हो? नहीं, अभी तो क्या बताने की जरूरत ही नहीं, उनको मालूम ही है पानी की समस्या चली रही है। हाँ, और बारिश हर टाइम में होती रहती है, तो उनको तो मालूम ही है। और उन्हें ये पता है, जानकारी है उनको कि यहाँ पे हर बार मतलब ये बारिश होती है, फिर भी एक बार भी देखने नहीं आए थे ऊपर से, लेकिन ऊपर के ऊपर चले गए। वहाँ पर आए सारे लोग। जमीनी स्तर पे अगर ग्राउंड देखने अभी कोई भी नहीं आया कि आप किस दिक्कत है? पूरा पानी पूरा घर के लेवल में है, लेवल से ऊपर जा रहा पानी, लेकिन देखने कोई भी नहीं। आश्वासन देने के लिए दूर से बस हमसे पूछ कर जा रहे हैं कि कोई आया है क्या यहाँ पे, बस कोई जरूरत हो या कुछ हो तो बस हाँ हमारे को बता दें। फोन आपके घर के अंदर भी पानी घुस चुका है जी? हम दिखाना चाहेंगे घर के अंदर भी पानी किस तरह से घुसा है इनके। हमारे घर के अंदर भी पूरा पानी है, आप देख सकते हैं। अंदर पूरा इस साइड भी पानी है, किचन में भी पानी है, और इस साइड ये वाले इधर के साइड में पूरा पानी भर रखा है। ये तो ये लगातार भारी बारिश की वजह से इनके घर के अंदर भी पानी जो है काफी घुस चुका है, सामान इनका अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरा तरह से जनजीवन जो है। लेकिन अभी इसके बावजूद भी लगातार कोई ऐसी बंद नहीं हुआ तो हम लोगों की दिक्कत है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सारा इधर भी इस साइड भी पूरा पानी, हम लोगों के बैठने की खाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी कोई मतलब सहायता भी नहीं, कोई सहायता भी नहीं, आगे से न आगे से कोई देखने आ रहा, न कोई किसी की सहायता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हमारी समस्या तो लगातार 24 घंटे से भारी वर्षा की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इंदौर में अभी तक हम अगर बात करें तो करीब 12 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। निचली बस्ती होने की वजह से यहाँ पर पानी का लगातार भराव जारी है। लोग अपने घरों से निकलकर दूसरी जगहों पर जाकर रह रहे हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए मुस्तैद कर रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई जन नेता या प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। एएनबी न्यूज़ के लिए गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। इंदौर से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश ने यह देखा स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया है, चौथी बार इंदौर इस बार नंबर 1 आया है, और ऐसे में वहां के हालात, बाढ़ जैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, निकासी नहीं है पानी की। जी बिल्कुल, इंदौर ने करीब 39 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है जी। मेरी आप तक आवाज पहुंच पा रही? जी बिल्कुल बिल्कुल गणेश जी, मैं आपको बता दूं 39 साल बाद करीब इंदौर में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि लगातार भारी बारिश से 24 घंटे भारी बारिश हुई, जिसके बाद करीब 13 इंच अब तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। और इंदौर के ऐसी कई निचली बस्तियां हैं जहां पानी का इतना भराव जमा हो गया कि लोग परेशान हो गए, लोगों के घरों के अंदर घुस गया पानी। जी गणेश, हमने देखा है आप लोगों के घरों में घुसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घर कुछ ऊंचाई पर बने हुए हैं सड़क से, लेकिन उन ऊंचे घरों में भी पानी घुसा हुआ है अंदर तक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा करीब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर या तो सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था जी, और नगर निगम की तरफ से उन जगहों पर निर्माण कार्य करने की वजह से खोदा गया है, जिसकी वजह से भी पानी भराव वहां पर इकट्ठा हो गया और ऐसे पानी का निकासी का कोई वो नहीं था, जगह नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से घरों के अंदर लोगों के पानी घुस गया। जी, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर गणेश? आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी तक वो पानी की निकासी की व्यवस्था वहां से की गई है? जी, अभी जहां नगर निगम और प्रशासनिक टीम अभी पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन इंदौर के हालात जो है पानी की वजह से, वो कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अभी भी लगातार वैसी बनी रही है। हालांकि अब जो पानी का स्तर है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पानी अब जो बारिश हो रही थी लगातार वो बंद हो गई है, जिसकी वजह से अब पानी का स्तर है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। परंतु अभी भी कई लोग जो अपने घरों में या फिर उनके घरों में पानी घुस गया है, वो अभी भी व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हैं। जी जी गणेश, बधाइयां दी गई हैं
सीएम ने, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है जिस तरीके से नंबर 1 आया है इंदौर। लेकिन इंदौर की हालत जो है वो बहुत खराब है। इंदौर के जो लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस दौरान, क्योंकि अगर दस्तावेजों में बात की जाए, कागजातों में बात की जाए तो उनका शहर नंबर 1 है स्वच्छता में, लेकिन हालत जो है वो जिससे वो भुगत रहे हैं वो काफी खतरनाक है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कल ही की बात करें हम, देश में पूरे चौथी बार इंदौर नंबर 1 आया है, जहां पूरा देश और अपना इंदौर और मध्य प्रदेश खुशियां मना रहा था। इंदौर की जनता इस चीज की खुशियां मना रही थी कि मेरा जो शहर है वो देश नंबर 1 और अभी जो चौथी नंबर 1 आया उसके सारे के सारे जो है घास रखे रह गए हैं। पूरी तरह से जो जल प्रवाह है और पानी है वो घरों के अंदर घुस गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो गरीब और अन्य लोग हैं उनके कहीं ना कहीं चीजें आएंगी, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर 1 है और अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी कमियां और हमारी विफलता साबित होती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर के हालात आपने देखे। अब तक जो शहर नंबर 1 अभी तक साबित हो रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन वहां पर बारिश अगर तेज होती है तो 40 साल तक का, लगभग 39 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और ऐसे में जो आम लोग हैं निचले इलाकों के वो काफी परेशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला भी वहां पर मौजूद नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल करेह नदी में नाव डूब गई है और नाव पर सवार 20 से 25 लोग जो थे वो सवार थे, जिनमें से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से बाकी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। नाव पर सवार सभी लोग फुइया घाट से बिथान जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक निजी नाव के सहारे लोगों को नदी पार करवाया जा रहा था और उसी दौरान अचानक से बीच में धार में नाव पलट गई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने शनिवार और रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन लगा देने का फैसला लिया था, जिसके बाद जब देर रात चंडीगढ़ प्रशासन ने भी शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने का फैसला लिया, जिसमें सिर्फ जरूरी सामान की चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। और इस फैसले को लेकर के अब दुकानदारों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। दुकानदारों के इस विरोध का चंडीगढ़ व्यापार मंडल का भी समर्थन उन्हें मिल गया है और विरोध स्वरूप दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सब्जी और फल बेचने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना था कि प्रशासन उन्हें दुकानें तो खोलने नहीं दे रहा है, अब वो अपनी दुकानों के बाहर क्या इसी तरह से फल और सब्जियां ही बेचें। दुकानदारों का कहना था कि पहले ही 45 दिन जो लॉकडाउन रहा था उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और धीरे धीरे जिंदगी जो पटरी पर पहुंची थी, अब फिर से प्रशासन ने अपना तुगलकी फरमान जो है वो उन पर थोप दिया है। मैं परमजीत सिंह, सेक्टर 23 मार्केट व्यापारी, कपड़े का व्यापारी। 2 महीने 3 महीने पहले भी जब प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया था तो हमने देश हित में, अपने लोगों के हित में हमने वो लॉकडाउन का पूरा सहयोग किया, साथ दिया। उसके बाद जब हमने अपनी दुकानें खोली तो हमें क्या लगता है कि उसके बाद गाहक की बिल्कुल कम होगी। एक डर का माहौल फैल चुका था जिससे हमारे कारोबार में घाटा तो पड़ा ही पड़ा। साथ में जो 2 महीने हमने लॉकडाउन में अपनी जेब से जो लड़कों को सैलरीज दी, जो हमने अपने खर्चे पूरे किए, वो निकालने बड़े मुश्किल हो गए। अब जब हमें लगा कि त्योहारों का टाइम आने लगा है, इस टाइम मार्केट में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, हम दुकानदारों को कुछ सपोर्ट मिलेगा जिससे हम अपने वर्कर्स को, हम अपने एम्प्लॉयमेंट्स को, अपने दुकानों के रेंट को, हम बकाये को अपने क्लियर कर सके। एंड मोमेंट में जो प्रशासन का तुगलकी फरमान कि आप पूरे शहर को खोलेंगे, सिर्फ दुकानदार भाई जो सबसे ज़्यादा योगदान टैक्स में करता है, जो सबसे ज़्यादा योगदान एम्प्लॉयमेंट में करता है, जो सबसे ज़्यादा योगदान अगर आप कोई भी कारोबार में देखें तो दुकानदार भाइयों का होता है। देश की तरक्की में जिसे हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न चंडीगढ़ का इतने सालों से नंबर 1 रहा है, वो किसकी वजह से रहा है? वो हम जैसे दुकानदार भाइयों की वजह से रहा है। अब जो ये तुगलकी फरमान आया, इसमें हमें ये नहीं समझ आया कि हम अपने बच्चों की फीस, हम अपने वर्कर्स की सैलरी और जो हमारी दुकानों के किराए हैं वो, और जो बैंक की हमारी किस्त है, सरकार ने कह दी आप किस्त 3 महीने बाद दो, पर उसमें पेनल्टी तो आपने जो ब्याज है वो तो बढ़ा के दी है। हमारी किस्तें माफ़ करनी चाहिए थी, हमारे बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए थे, हमारी स्कूलों की जो बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही, जो ऑनलाइन बच्चों को जो माँ बाप ही पढ़ा रहे हैं, उसके पैसे भी आप प्रशासन कह रहे कि आपको देने पड़ेंगे। तो हम दुकानदारों को सहूलियत क्या मिली? क्या दुकानदारों को प्रशासन चाहता है कि हम बेरोजगार हो जाए? क्या भुखमरी बढ़े? यहाँ पे कोरोना से तो हमें मालूम है कि खतरा है, पर जो बेरोजगारी बढ़ेगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे कितना खतरा, क्या प्रशासन को इस चीज़ की खबर है?
हरियाणा में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा और जरूरत के सामान की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। जींद में भी इसका पूरा असर देखने को मिला है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सरकार को पहले इसके लिए लोगों को बताना था ताकि वो पहले से अपने सभी इंतजाम कर लेते। साथ ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति से भी लोगों में रोष है और हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने बाजार का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत भी की है। कोरोना का जो कहर है लगातार पूरी दुनिया में जारी है और जिसके चलते जो है हरियाणा सरकार ने एक बार फिर फैसला लिया है कि 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं मार्केट में मौजूद है जो दुकानें हैं वो यहाँ पे जो है बंद की गई हैं और जो है 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार और इतवार जो है 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केस में लगातार इजाफा हुआ है, जिसे जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या फिर मास्क की बात की जाए तो 2 दिन का जो है सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और सभी दुकानें जो है यहाँ पे बंद देखने को मिली है और लॉकडाउन का पूरा असर जो है जींद में देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। अच्छा जी, आज का जो लॉकडाउन लगा है क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार क्या चाहती है? सिर्फ व्यापारियों के लिए दिक्कत है क्या ये जो बनते हैं? अब बसेस में भी 52 सवारियाँ कर दी है, बस में भी 52 सरकारी है, क्या उसमें दिक्कत नहीं होती? सिर्फ व्यापारियों के लिए सरकार ने एक ऐसा काम किया हुआ है जो मतलब व्यापारी घर बैठ जाए, उनको कोई काम ना रहे। क्या हो जाएगा शनिवार और संडे को बंद करके? बताइए, आप बताइए क्या रह जाएगा, क्या हो क्या जाएगा उसमें? तो आपको क्या लगता है कि भाई जो सरकार ने जो फैसला लिया है, किस तरह का फैसला, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब व्यापारी आदमी तो सरकार के साथ है, सरकार जैसा ऑर्डर करेगी व्यापारी आदमी तो वैसा ही करना पड़ेगा व्यापारी को। तो व्यापारी तो हर तरीके से बॉन्ड है, व्यापारी नहीं कुछ कर सकता। व्यापारी को कह दो कि इस टाइम से इतने बजे तक खुलेगी तो बंद रखनी पड़ेगी, जिस टाइम भी जो कहेगा वही करना पड़ेगा व्यापारी आदमी को। तो दुकानदार को ये कहना है कि दुकानदार मजबूर है, जैसे सरकार कहेगी वैसा ही दुकानदार को करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन लॉकडाउन रहेगा? इस फैसले का कोई लाभ नहीं होगा। सोमवार को 3 गुनी भीड़ हो जाएगी बाजार में, इसलिए ये खुला रखना चाहिए था। 5 आदमी आ जाओगे, 5 कल आऊँगे, 5 सोमवार आऊँगे, 15 के 15 आदमी सोमवार को आएंगे, हमारे को परेशानी होगी। आज भी 2 दिन भी परेशानी है, सोमवार को भी परेशानी होगी। देखो कुछ चीज़ें छूट मिली है, दूध की दुकानों की बात की जाए, जो जरूरत के सामान की चीज़ें हैं उनकी दुकान खुले रहेंगी। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, जो कि 2 दिन के लिए ये आदमी रुक नहीं सकता, भी करियाना वाला नहीं रुकेगा। तो आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है? ये फैसला बिल्कुल गलत है। तो क्या होना चाहिए बताओ? या तो पूरा बाजार ही बंद होना चाहिए या कोई भी नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल, जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है जो सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था उससे जो है फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि 2 दिन से जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है कमी ज़रूर आएगी और लोग जो है अपने घरों में रहेंगे। हालांकि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो सरकार की कमाई के जो है शराब की बात की जाए या फिर हरियाणा रोडवेज की बात की जाए तो वो भी जो है खुली है, या तो फिर पूर्ण रूप से उनको भी बंद किया जाए या फिर जो है मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एनबी न्यूज़, जींद। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से चुनाव नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का पानी बढ़ गया है, जिससे खतरा और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई नदी के पास ना जाए, खासकर मछुआरों को भी नदी के पास जाने से मना किया गया है। देखिए, ये 2 महीने से पिछले जो लास्ट 2 मंथ से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि चिनाब रिवर के नज़दीक ना जाएं। खासकर ये जो 2-3 टाउन पड़ते हैं, इसके अंदर ठाटरी का टाउन पड़ता है, प्रेम नगर एरिया आता है, फिर पुलडोडा जो मेन हब है हाईवे के ऊपर पड़ता है इलाका, जहाँ से बदरवा के लिए गाड़ियाँ जाती है, पुलडोडा के लिए, डोडा के लिए, ठाटरी के लिए और भी जम्मू के लिए गाड़ियाँ जाती है। और इस वक्त यहाँ पर हर वक्त लोगों का रश रहता है। गर्मियों के टाइम में इसका खतरा और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोग गर्मी से निजात हासिल करने के लिए पानी के
के पास आते हैं। यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन ये ठंडी हवाएं तब तक रहती हैं जब तक इसका जो लेवल है वो मुतवातर रहता है, एक बैलेंस रहता है। लेकिन जो ही गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाता है, जैसे जुलाई का महीना हो या अगस्त का महीना हो, इसका जो वाटर लेवल डेंजर जोन जो बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप हो जाता है। और सर्दियों में अगरचे इसका जो लेवल हो तो काफ़ी गिरावट आ जाती है, उसमें मीटरों का फासला बन। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी किसान ने फसल उगाई और वो भी चिड़िया के लिए? नहीं सुना होगा, पर एक किसान ऐसा भी है जो चिड़ियों का पेट भरने के लिए फसल उगाता है। तमिलनाडु में किसान फार्म कोयम्बटूर में किसान पक्षियों के लिए आधा एकड़ भूमि में बाजरा उगाता है और उनका पेट भरता है। जब किसानों को ये लगता है कि पक्षी जमीन के लिए एक खतरा है, मुरुगन किसान अपने खेत की उपज को पक्षियों के साथ साझा करने के लिए खुश हैं और इसके लिए उन्होंने अपने 4 एकड़ के भूखंड में आधा एकड़ जमीन को समर्पित किया है ताकि पक्षियों को मोती बाजरा मिल सके। और मुथु मुरुगन का विचार मानव के लिए एक उदाहरण है, मानवता के लिए ये, और कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंबाला से शिफ्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने वाले टैंकर ऑपरेटरों और ड्राइवरों पर रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि IOCL को शिफ्ट ना किया जाए। और प्रदर्शनकारियों से मिलने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा पहुंची और इस दौरान प्रदर्शन करने वालों ने हाथ जोड़कर उनकी रोजी रोटी सुचारू चलने रहने की अपील की है। और चित्रा सरवारा ने कहा है कि कोरोना काल में वैसे ही लोग रोजी रोटी की समस्या से परेशान हैं, ऐसे में डीजल पेट्रोल की सप्लाई से जुड़े हुए हजारों परिवारों पर सरकार का ये फैसला एक कुठाराघात है। इंडियन ऑयल का जो ये डिपो है सालों से, डेकेड से अंबाला के अंदर स्थापित है और एक इशू उसकी सेफ्टी को लेके अक्सर समय दर समय उठता रहा है। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ और इससे जुड़े हुए बहुत से जो इनके एसोसिएशन हैं, आज यहाँ सारे ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं। एम्प्लॉयज़ से हमारी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत से हज़ारों लोगों के घर परिवार रोजी रोटी यहाँ से चल रहे थे। और जैसा कि बताया गया, दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली स्मार्ट ऑयल टर्मिनल इन द कंट्री और हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है। आज तक कोई सेफ्टी का इशू उसमें नहीं उठा, तो लाजमी है कि आज उन इश्यूज़ को उठाकर जब शिफ्ट करा जाएगा तो जिनके पेट पे लात पड़ रही है वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल जवाब करना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हो। आज हम यहाँ पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से मैं और हमारी सारी टीम यहाँ पर जो मौजूद है, हम इनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनके हकों की लड़ाई में हम इनके साथ हैं, इनकी आवाज़। हिमाचल के हमीरपुर शहर में कूड़ा बीनने वालों को छत नसीब नहीं हो रही है। कूड़ा संयंत्र के लिए बनाए गए शेडों में दिन रात गंदगी में जिंदगी बसर वो लोग कर रहे हैं और कोरोना संकट के समय इस तरह से जिंदगी बसर कर रहे प्रवासी मजदूरों के पास ना तो मास्क है और ना ही छत नसीब है उन्हें। और मजदूरों ने ये बताया है कि इस बारे में संबंधित ठेकेदार को भी बताया गया है, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि कचरा बीनने वाले मजदूरों के लिए अलग से रहने के लिए शेड मुहैया करवाए गए हैं। ये फिर काम धंधा क्या करे, गरीब आदमी का तो काम ऐसे करके खा रहे हैं। आपके पास मास्क नहीं है? मास्क आपके पास? मास्क नहीं। ये जो बच्चे हैं ये वहाँ पर नहीं रहते हैं, पीड्स में नहीं रहते हैं, ये साथ में जो झुंगियाँ हैं उन्होंने बना रखी हैं उसमें रहते हैं, जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं। हो सकता है बारिश की वजह से वो बच्चे पीड्स में आ गए हों, तो इसके संबंध में जो वहाँ का ठेकेदार है उसको निर्देश दिए जाएंगे कि बच्चे पीड्स। बरसात की वजह से हिमाचल के जिला कांगड़ा को अब तक करीब 29 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और विभागों ने नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है, जिसमें सबने अधिक नुकसान पीडब्ल्यूडी को सबसे अधिक यहां पर 11.61 करोड़ रुपए का उठाना पड़ा है। और वहीं एक मकान गिरने से वृद्ध महिला की मौत भी हुई है, जिस पर जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया गया है। और डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने यह बताया है कि जिले में अब तक बरसात के चलते करीब 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो आंकड़ा जिला प्रशासन के पास आया है विभिन्न विभागों के माध्यम से, अब तक 28-28.5 करोड़ के आसपास के लॉसेस हो गए हैं, जिसमें NH के लगभग 9 करोड़ के लॉसेस हैं, 8.81 है
IPH के 4.76 करोड़ हैं, PWD के 11.61 करोड़ हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिला के 2.25 करोड़ है, इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 1 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो पूरे ज़िले में लगभग 28 से 29 करोड़ का लॉस हुआ इस वक्त। अभी तक तो कोई मेजर स्कीम्स बाधित नहीं हुई हैं। पीछे एक NH का जो मार्ग है मटौर से आपका शिमला के लिए, वो बाधित हुआ था, लेकिन अथक प्रयासों के बाद उसको खोल दिया गया। जहाँ तक बाकी जो हमारे PWD के रोड्स हैं, ऐसे कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है। जहाँ तक IPH की बात की जाए तो मेजर स्कीम्स हमारी अफेक्टेड नहीं है। जो छोटे छोटे हमारे पाइपलाइंस यहाँ वहाँ जाती हैं और लैंडस्लाइड की वजह से उसमें तोड़फोड़ होती है, तो वही लॉसेज हैं जो इस डेटा में। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र में एक गांव से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 महीने पहले एक नाबालिग आदिवासी किशोरी को गांव के ही 2 लोग ले गए और 3 महीने तक दोनों ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहां किशोरी को बंधक बनाकर रखा, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और पीड़िता ने बताया है कि वहां पर मौजूद एक महिला ने किशोरी से उसका नाम पूछा, पता पूछा और बगैर किसी को बताए उसे ललितपुर ले आई, जहां उसने थाना जाखलौन और पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई है। और वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित और शिकायतकर्ता के किसी कागज पर अंगूठा लगा करके बिना मामला दर्ज किए ही पीड़िता को उसकी मां के हवाले कर दिया। और स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद जब पीड़िता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया और साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम भी गठित की गई है। थाना जाखलौन पे दी है कि उसकी बच्ची के साथ उन्हीं के गांव के 2 लड़कों ने 3 माह पहले मिला फुसला के ले गए थे और दुष्कर्म किया था, जिससे उनकी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तहरीर के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो दोषी हैं उनके लिए टीम गठित कर दी गई है और बहुत शीघ्र हमें गिरफ्तारी कर। हरियाणा में अंबाला के नए जिला अध्यक्ष राजेश भतौरा का आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और इस मौके पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल विज ने नए जिला अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि बीजेपी प्रजातांत्रिक पार्टी है और सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ये जिम्मेवारी अंबाला की संगठन की हमें दी है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेतृत्व का अनुभव है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगमोहन लाल कुमार जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं, हमारे और भी ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जिनका अनुभव है हम लेंगे। हमारे पार्टी के नेता हैं, श्री अनिल विज जी हैं, भाई असीम गोयल जी हैं, श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, श्री रतनलाल कटारिया जी हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री जी हैं। तो ऐसे सब लोगों का अनुभव हम लेते हुए जिले को और गति देने के लिए जो अपने बूथों के अंदर और मजबूती लाएंगे, अपने पन्ना प्रमुख तक को और मजबूत करेंगे, अपनी एक सशक्त टीम बनाएंगे। ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं को हम टीम के अंदर लेके आएंगे जो बूथ पर जाकर अपने आप टीम को मजबूत कर सके, जो मंडलों में अपने आप को एक मजबूत टीम दे सके। ऐसी हम एक टीम बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। इसमें लगातार लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। कल तक जगमोहन जी प्रधान थे जिला के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने समय रहते।
राजेश बतौरा जी महामंत्री थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। बतौर महामंत्री सारे ज़िले में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जो दायित्व है वो राजेश बतौरा जी के कंधे पर डाली है। हम इसका स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ता। हरियाणा के करनाल में एक महिला ने कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था और अब वही महिला 7,25,000 रुपए लेते हुए पकड़ी गई है। मामले को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग से जोड़ करके देखा जा रहा है और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में महिला का कहना है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। मैम, कोई पैसे की डिमांड की गई थी आपकी तरफ से? पैसे लिए भी नहीं आपने? कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? तो आपके पति को भी गिरफ्तार किया है? तो क्या फंसाया गया आपको किसी ने? कोई 7 लाख रुपए नहीं लिए आपने? डिमांड तो नहीं की? तो आप चाहेंगे कार्रवाई हो इस मामले में? पति का रोल है आपके इसमें? कोई पति का कोई रोल है आपके? कौन आरोपी हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत लगाई थी? कौन कौन आरोपी हैं जिनके खिलाफ आपने? तहसीलदार और अजय भाटिया सर, पूनम नेवट। तो कार्रवाई क्यों नहीं उनके ऊपर 1.5 महीने से? देखो आप हमें फंसा रहे हैं, आप लोग देखो। आप पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे, सही है? कोई मेरे पास मैंने कुछ नहीं मांग रखा कहीं भी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले की जांच का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है और जांच की जिम्मेदारी मिलते ही सीबीआई सक्रिय भी हो गई है। वहीं करणी सेना के सदस्य ने दावा किया है कि वो कूपर हॉस्पिटल के मोर्चरी में मौजूद थे जहां सुशांत के शव का पोस्टमार्टम चल रहा था और सुरजीत ने यह कहा है कि उस दौरान रिया चक्रवर्ती का व्यवहार कसूरवार की तरह था और उन्होंने सुशांत का शव देखने के बाद सॉरी बाबू भी कहा था। और इसके साथ ही सुरजीत ने यह भी कहा है कि मैं मानता हूं कि संदीप सिंह इस केस में मास्टरमाइंड है और इसके लिए मुंबई पुलिस के पास भी वो गए थे। के गया हूँ, जैसे ही गया और सामने शव रखा गया तो चेयर में रखा गया था, मैं जाके उसको हटाया, चेहरे से पर्दा, वाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। हटा के मैंने देखा तो मेरे खुद में भावुक हो गया था वहाँ देख के कि जो इंसान इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा, इतना प्यारा इंसान, वो सुसाइड कैसा कर सकता है। फिर मैंने अपने उसकी गर्दन पे मैंने अपना अंगुली रखी, हाथ ऐसे किया तो उसका यहाँ से जो निशान थे वो निशान थे। मैंने टच भी किया, मैंने देखा कि अगर शायद कोई रस्सी है, कुछ कण आए क्या है, तो थोड़ा हल्के से कण वो नज़र आए। ये पार्ट पूरा धसा हुआ था अंदर, तो पास से जब लगाते तो ऊपर तक जाता है यहाँ तक रस, लेकिन ये उत्तराखंड के सराली में शुक्रवार की देर रात पिंडर घाटी की मुख्य मोटर सड़क कर्णप्रयाग ग्वालदम पर हरमनी के समीप पहाड़ी से पत्थर, बोल्डर और मलबा गिरने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। जानकारी के मुताबिक देर रात अचानक ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर सड़क पर हरमनी के पास एक चट्टान गिर जाने के कारण यातायात वहां पर अवरोधित हो गया और सूचना मिलने पर बीआरओ ने अपनी जेसीबी मशीन को रात्रि में ही मलबा हटाने के काम में लगाया, लेकिन इस दौरान अचानक से पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर, बोल्डर और मलबा गिरने के कारण इसकी चपेट में आने से जेसीबी मशीन करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल के जिला कुल्लू के भूतनाथ पुल को क्षतिग्रस्त हुई 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और निर्माण को लेकर के लंबे समय तक चर्चा ही चलती रही, लेकिन अब काम शुरू होने वाला है। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। सभी कर्मचारियों के कोविड-19 के टेस्ट भी लिए गए हैं, जिनमें से अधिकतम रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और क्वारंटीन का समय पूरा होते ही पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसका ना मेन जो प्लेटफार्म था वो आ चुका है और साइट पे पहुंच चुका है, लेबर भी पहुंच चुकी है, वो अभी क्वारंटाइन में है लेबर। उनके अभी 12 दिन हुए हैं, अभी ना रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव आ चुकी है सभी की कोविड-19 की। तो कल तक शायद उनके दिन पूरे हो जाएंगे पूरे क्वारंटाइन की अवधि के, फिर वो जो है वो साइट के ऊपर जो है वो फिजिकल रूप में जो है वो काम शुरू कर देंगे। मतलब सोम या मंगल से काम फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा और इसको जो कंप्लीट होने के लिए
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी मतदाता मास्क के साथ साथ हैंड ग्लव्स पहन करके वोट डालेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और वहीं कोरोना संक्रमित मरीज के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर जो लोग क्वारंटीन में होंगे वो लोग वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे पहले लाइन में खड़ा होकर के वोट दे सकेंगे। कोरोना की महामारी को लेकर के कहीं राजनीतिक दलों ने कोई जनसभा रैली वो नहीं कर सकते हैं और सभी राजनीतिक दल को ये खास ध्यान रखना होगा। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में चुनाव में कहीं लाश गिर चुका है। किसी मां का आंचल खाली हो गया, किसी महिलाओं ने विधवा हो चुका है। सिर्फ निर्वाचन को देखते हुए यही तस्वीरें सामने आया, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आधिकारिक ने कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की, अगर पश्चिम बंगाल का सभी राजनीतिक दलों ने ये ठीक ठाक से पालन करे तो फिलहाल 2018 जैसी कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल से शांतनु बनर्जी, ANB। स्वच्छता के मामले में प्रदेश में पहला और देश में 147वां स्थान हासिल करने पर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर पालिका नाहन को बधाई दी है। खुशी के इस मौके पर नगर पालिका नाहन ने मिठाई बांटी है और आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका नाहन ने प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है और इस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भविष्य में नगर पालिका नाहन देश में अच्छा स्थान हासिल करेगी। मैंने पहले भी कई बार ये शब्द उपयोग किया है कि मेरा नाहन बदल रहा है। छोटे टाउन्स जिनकी आबादी 25 और 50 हज़ार के बीच में है, स्वच्छता के पैरामीटर के ऊपर नाहन अव्वल स्थान के ऊपर, फर्स्ट स्थान के ऊपर आया है। इसके लिए नाहन की नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों को मैं बहुत बहुत बधाई। 147वां रैंक हमको देश में और अपने प्रदेश में हमें प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए हम सब बधाई के। पंचकुला के सेक्टर 20 में सेब मंडी के अध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मंडी में कुछ लोग जुए का कारोबार वहां पर चलाते थे, जिसको रोकने के लिए एप्पल मार्केट के अध्यक्ष बृजमोहन ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जुआरियों ने डंडे और तलवारों के साथ कार्यालय में हमला किया और भारी तोड़फोड़ के बाद एप्पल मार्केट के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, एप्पल मार्केट के अध्यक्ष को जो है जान से मारने की धमकी और उसके कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। क्या अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या है मामला? इस संबंध में मंदिर के प्रधान से शिकायत मिली थी, जिस पर हमने अपना मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्तार करके और उनको। तो तोड़फोड़ भी की गई कार्यालय में? जैसा उसको बताया उसके हिसाब से कह रहे हैं तोड़फोड़ की गई है, बाकी हम जांच जारी है। हाँ। जैसी स्थिति होगी वैसे। तो कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी है इन्होंने? उन्होंने बाय नेम किसी की नहीं है, 20-25 का नाम दिया। प्रतापगढ़ में अभिनेता राहुल सिंह पहुंचे, जहां पर धरियावाद क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थानों और वन क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फिल्म शूटिंग की काफ़ी गुंजाइश है और आपको बता दें कि राहुल अपने परिचित के यहाँ 2 दिन के लिए आए हुए हैं। सभी देशवासियों को राहुल सिंह का नमस्कार। कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान ठीक है, काम रुक गया है, हमारा क्या सभी का रुक गया है, हर प्रकार का काम रुक गया है, तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन लॉकडाउन आपको कुछ सही जगह देखने का मौका भी दे सकता है। तो यहाँ प्रकृति के बीच में है, प्रतापगढ़, धरियावत और प्रकृति से घिरे हुए जंगलों के बीच। इनफैक्ट कल ही हम होकर आए थे सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बड़ा ही रेयर और घना और ख़ूबसूरत किस्म का जंगल है। न सिर्फ वो जंगल, उसके आसपास का इलाका बड़ा ही वर्सेटाइल लैंड है। तो हम तो उम्मीद आगे भी यही करेंगे कि कोई न कोई फिल्म जो है हमको यहाँ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में ब्राह्मणों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा, जहां एक और सीएम योगी ने भगवान श्री राम और भगवान परशुराम को एक ही बताया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर के बहस की मांग कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाने वाली संस्था जो है वो भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय संयोजक सुमेश मिश्रा ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों का राजनीतिकरण करना बंद करें। ये भगवान परशुराम चेतना पीठ का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणों को सही दिशा में सही उसके मोड़ कर ले जाना है। देखिए, जो इस समय वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान स्थिति है प्रदेश में ब्राह्मणों के प्रति, मैं लगातार विगत वर्षों से देख रहा हूँ कि ब्राह्मण की अत्यधिक जो है प्रताड़ित करने का कार्य जो है हो रहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं सर्वाधिक प्रदेश में। ब्राह्मणों के लिए कोई भी सरकार के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। सरकार कभी कहती है कि उनके प्रवक्ता या उनके विधायक कहते हैं कि ब्राह्मणों का बीमा करवा दिया जाए। हमारा संस्था का भगवान परशुराम चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि ब्राह्मणों को एक बैनर के तले हम इकट्ठा करें, उनके विकास की योजनाएं दें, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की संबंधी जो भी परेशानियां है उसको दूर करें, अच्छे चिकित्सालयों की व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल उनको मिलें, बेहतर ढंग से इलाज हो सके। पढ़ने वाले जो मेधावी बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए हॉस्टल का निर्माण हर जनपदवार होगा। इसमें लखनऊ में शुरुआत हो चुकी है। 100 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लखनऊ महानगर में इस समय हैं। उनको हम लोग फ्री रहना, फ्री खाने की सुविधा और पढ़ने के लिए जो भी उनका जिस भी उसमें वो जाना चाहें, जो भी प्रतियोगी परीक्षा देना चाहें, उसके लिए उनका फ्री एडमिशन और कोचिंग की भी व्यवस्था संस्थान द्वारा चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ द्वारा की जा रही है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे पीठ का केवल उद्देश्य ब्राह्मणों को एक सही मार्ग पे एक अच्छे संरक्षक की भूमिका अदा करते हुए एक अच्छे अभिभावक की भूमिका अदा करेगी पीठ और उनको सही दिशा व सही मार्ग में ले। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।